नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में एक और चुनावी जंग का बिगुल बज गया है। ये चुनाव है स्थानीय सरकार का। जी हां, मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों समेत नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव की रणभेरी बच गई है। आप ये न समझिएगा कि चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। फिलहाल इन निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही सियासी गर्माहट भी तेज हो गई है। इस कार्यक्रम में हम निकाय चुनाव की इसी सरगर्मी पर चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में आरक्षण की स्थिति बता देते हैं। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली ये सीटें जो हैं ये अनारक्षित सीटें हैं। ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर, कटनी अनारक्षित महिला के लिए सीटें हैं। मतलब यहाँ सामान्य वर्ग की महिलाएं मेयर होंगी। रतलाम, सतना ओबीसी पुरुष और भोपाल खंडवा ओबीसी महिला के लिए रिजर्व की गई हैं। तो जैन एससी पुरुष और मुरैना एससी महिला और छिंदवाड़ा एसटी यानी कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। आरक्षण की प्रक्रिया तय रोटेशन के तहत पूरी की गई है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरक्षण प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज की जो लॉटरी सिस्टम है, नगरीय निकाय के चुनाव का जो आरक्षण है, वो शासन की प्रक्रिया के अनुसार उनके हिसाब से बनाया हुआ घोषित किया जा रहा है। लॉटरी सिर्फ एक आईबास है, दिखावा है। लॉटरी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था से काम यहाँ पे हो रहा है। पहले से ही दस्तावेज सब तैयार करके लाए गए हैं कि ये पहले आरक्षित था, इसको हटा दिया गया, ये पहले ऐसी था, इसको यहाँ जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। 4 श्रेणी के वर्गों के लोगों को 2011 और 2021 के बीच की कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इन्होंने 2011 की जनसंख्या के बाद 2021 की जनसंख्या न होने के बावजूद भी छिंदवाड़ा को एसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि सामान्य वर्ग की सीट होती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैनिपुलेशन है जो विश्वसनीय नहीं लग रहा है। मैंने लिखित में आपत्ति दी है, लेकिन अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने हमारी आपत्ति को निरस्त कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव में नगर निगम जो हैं मध्य प्रदेश के, उनमें छिंदवाड़ा एक ऐसा नगर निगम है जिसमें 3.44 एसटी पॉपुलेशन वहां पर है, और इसलिए नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव के अंदर छिंदवाड़ा को एसटी रिजर्वेशन नेचुरली जो हुआ है। लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस ने जिस प्रकार से छिंदवाड़ा नगर निगम एसटी क्यों हो गया, इस पर जो आपत्ति दर्ज कराई है कांग्रेस ने, ये इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विरोधी मानसिकता की राजनीतिक दल है। अब नगरीय निकाय के आरक्षण पर विवाद उठा है, तो इसकी प्रक्रिया भी बता देते हैं। निकायों के ये पद एक रोटेशन में रिजर्व किए जाते हैं। 3 कार्यकाल में एक चक्र पूरा होता है और फिर से चक्र की शुरुआत हो जाती है। मसलन 2 कार्यकाल में ओबीसी के तहत जो निकाय आरक्षित हो चुके होते हैं उन्हें ओबीसी आरक्षण में शामिल नहीं किया जाता, जबकि एसटी और एससी के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण किया जाता है। महिलाओं के लिए 50% सीटें बाय रोटेशन रिजर्व होती हैं। आपको ये भी बता दें, नगरीय निकाय या कहें कि स्थानीय सरकार में बीजेपी का एक तरफा कब्जा है। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। 15 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का है, जबकि एक सिंगरौली नगर निगम में बीएसपी का नेता प्रतिपक्ष है। इसकी शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि शहरी वोटर जो है, वोट बैंक जो है, हमेशा भाजपा के साथ जाता है, ये कहा जाता है। शायद यही वजह रही कि कमलनाथ सरकार मेयर का चुनाव पार्षदों से कराना चाहती थी, या कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह से भी माना जाता है, जिससे शिवराज सरकार ने अब पलट दिया है। अब मेयर का चुनाव सीधे जनता से हो रहा है। दोनों दल अपने दिग्गजों को मैदान में उतार सकते हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से मेयर का चुनाव करने के लिए अब जनता वोट करेगी। इसी का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने मेयर की उम्मीदवारी के लिए उम्र का बंधन भी हटा दिया है। दोनों ही दल निकाय चुनाव में जीत का दम भरने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पिछले 2014-15 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 16 के 16 नगर निगम में कमल खिलाया था, इस बार भी मध्य प्रदेश की जनता इन 16 के 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुनाएगी। सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। आज भोपाल नगर निगम का आरक्षण हो गया है और ओबीसी महिला आरक्षण हुआ है, और अब ये चुनाव की प्रक्रिया एक तरह की शुरू हो गई है। अब कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की भी
प्रक्रिया शुरू होगी। अब जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसको उम्मीदवार बनाएगी। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के नेता बैठ के भी तय करते हैं और देखा ये भी जाता है कि 15 वर्षों से कौन काम कर रहा है, और अगर आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं सर्वे भी कराया जाता है, तब तय होता है नाम। और चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है कांग्रेस से। दुर्गेश शर्मा जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। जी नमस्कार पारुल जी। दुर्गेश जी, जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया हुई, उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, क्या कहना है आपका? निश्चित सवाल इसलिए उठाए गए हैं कि कई, जैसे छिंदवाड़ा के अंदर जो आरक्षण का प्रक्रिया को अपनाया गया है वो 2021 तक की जो जनगणना है उसको कई जगह आधार बनाया है। तो जो जनगणना अभी वजूद में नहीं आई, जिसके आधार पर कुछ हो नहीं रहा, उस पर आप कैसे निर्णय ले सकते हैं या कैसे आप उसके आधार पर आरक्षण कर सकते हैं? तो कुछ विसंगतियां हैं, उसको चुनाव आयोग के समक्ष भी रखा जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सामने भी रखा जाएगा। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें निष्पक्षता के साथ में निर्णय लेगा। यहाँ बीजेपी ने इस मामले में ये तर्क दिया है कि आदिवासियों के विरोध में आप लोग हैं, इसलिए आप लोग नहीं चाहते कि वहां से कोई आदिवासी नेतृत्व सामने आए। भारतीय जनता पार्टी ना आदिवासियों के पक्ष में कभी कुछ करती है, ना सोच रखती है, पर राजनीति करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देती है। उनके स्टेटमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जो स्टेटमेंट देना है दे, हम सत्य के लिए और जो कानून व्यवस्था जो नियमानुसार है उसके लिए सदैव लड़ेंगे जी। और रही आदिवासी की बात, तो जितना आदिवासी के लिए देश में आज तक और पिछले 15 माह कमलनाथ जी ने अपने शासन काल में किया है, उतनी तो सोच भी भाजपा नहीं रखती है। शिवराज सिंह चौहान जी ने उस पर आज तक कुछ नहीं किया है। ये जो इश्यूज हैं, कांग्रेस जो कहना चाह रही है वो सिर्फ छिंदवाड़ा सीट के लिए है या बाकी सीटों को लेकर भी आप लोगों की आपत्ति है? यानी जो आरक्षण प्रक्रिया हुई है वो पूरी प्रक्रिया आप लोगों के निशाने पर है या सिर्फ आप छिंदवाड़ा को ही कोड कर रहे हैं? हाँ, कानून को तोड़ेंगे। जहाँ जहाँ अपने स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे, वहाँ हर जगह हम लड़ते दिखेंगे। केवल छिंदवाड़ा नहीं, पूरा देश, पूरा भारत, पूरा मध्य प्रदेश हमारा है। हम उसके लिए सत्य के लिए हमेशा चुनाव को लेकर ही हम बात कर रहे हैं और यही समझने की कोशिश मैं बोंद्रिया जी से करूंगी। विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास जी का स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्ते विकास बोंद्रिया जी, आरक्षण को लेकर हम बात कर रहे हैं। जो नगरीय निकाय को लेकर आरक्षण प्रक्रिया अभी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि 2021 की मतगणना को लेकर आपने ये पूरा प्रोसेस किया है और जो अभी अस्तित्व में नहीं आया, यानी अभी 2021 में टाइम है और उसके हिसाब से आप जो है आरक्षण प्रक्रिया को अपना रहे। देखिए, ये सब काम संवैधानिक संस्था है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो उन्हें वो निर्वाचन आयोग के समक्ष रखनी चाहिए। इस मामले में सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का तो रीति का कोई उपयोग काम है नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो क्लियर है कि 2021 को वन की अगर जनगणना को लेकर हम बात करें तो जाहिर है ये अभी बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। विकास जी, नहीं, देखिए विधि अनुरूप जितना से पहले चुनाव, देखिए हमारे सभी नगरीय निकायों के इलेक्शंस उसमें से 10-20% को छोड़ दें, बाकी के ड्यू है और इन सबको डिसॉल्व हुए फरवरी में, अधिकांश डिसॉल्व हो गई थी। तो उसके बाद से जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो निर्वाचन आयोग के हाथ में है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई नियम विरुद्ध काम हुआ है, क्योंकि आरक्षण तो पूर्व में होता है। वो तो कांग्रेस सब नियम विरुद्ध काम करना चाह रही थी, तब नगरीय निकायों का जोड़ तोड़ कर रही थी, उनके परिसमापन किसी का कर रही थी, किसी का परिसीमन कर रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार भी नहीं रही। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्य पार्टियों के लोग कोर्ट में गए थे और उन प्रक्रियाओं पे रोक लगवाई थी। इस वक्त में देखिए, चुनाव तो 2020 के शुरुआत से ड्यू है। वो प्रक्रिया तो वास्तव में उसके पूर्व ही हो जानी थी और फरवरी 2020 में के पूर्व ही चुनाव हो जाने थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको लटका के रखा। इसका मतलब ये है कि नगरीय निकाय स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, ये कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार की जो जवाबदारी बनती थी, गवर्नमेंट का उसमें जो हिस्सेदारी बनती है, उतना ये काम नहीं कर पाए। इन्होंने
कुछ वार्ड घटाने बढ़ाने, कुछ क्षेत्र जोड़ने के नाम के ऊपर और पूरे काम को लटका के रखा। ठीक है, मैं दुर्गेश जी से इस बात का जवाब ले लेती हूँ। दुर्गेश जी देखिए, साफ तौर पर विकास जी अपनी बात रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप लोगों के समय पर आपको इनका प्रोसेस ठीक नहीं लगता, लेकिन आपका प्रोसेस तो खुद ही ठीक नहीं था। आप वार्ड कम करने ज्यादा करने में जुटे हुए थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली में लगे हुए थे, लेट कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली के लिए प्रयासरत थे और हमने वो कानून बनाया था और उससे हम चुनाव कराने के लिए पूरी प्रक्रिया हो गई थी। पर भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रक्रिया में विराम लगाने के लिए, अड़चन लगाने के लिए न्यायालय की शरण ले ली, राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन दे दिए। आपकी बात पूरी सुन ली थी, जरा सुन लीजिए, घबरा क्यों रहे हैं? जवाब खुद सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। अड़चन लगाने की क्या बात है? न्यायालय में अड़चन लगाई। एक एक करके मैं आपके पास, विकास जी आपके पास वापस आऊंगी। सुन तो लीजिए विकास जी, जो प्रक्रिया के टाइम पे आपने किया था वही अभी आप कर रहे हैं। वही प्रक्रिया के टाइम पे बीच में भी रखा उन्होंने एक शब्द सामने, अपना पक्ष रखने के लिए आपने जो भी किया, आपने न्यायालय में जाके पक्ष रखने, तो प्रशासन को काम नहीं करने दिया। और आज जो है, अभी जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो आप मेरी बीच में बोल के बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग कानूनी तौर पे वो चाहते हैं जो आप लोग के मन में है। पर देश का संविधान, देश का कानून वो करेगा जो कानून संगत है। आप गलत करेंगे तो हम निश्चित कानून न्यायालय पे जाएंगे। तो जो बातें आप कर रहे हैं, पहले आप अपने नेताओं को तो देखिए। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया इंचार्ज ट्वीट करके बता रहे हैं कि प्रशासन में बैठे व्यक्तियों के कारण उनको अपना जो दायित्व है, जो डॉक्टरी उन्होंने सीखी थी, करोड़ों रुपए देश की संपदा लगा के जो डॉक्टर बने थे, वो नहीं करने दिया। तो आप लोग तो किस तरीके के प्रशासनिक लोगों का उपयोग करते हैं, या आपके प्रशासन में बैठे नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि आप तो इतना ज्यादा आप 2021 की बात कर रहे हैं कि उस जनगणना के हिसाब से आप इस प्रोसेस को अपना रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने तो परिसीमन और वार्ड कम ज्यादा करने को ही लेकर इस पूरे चुनाव को लटका कर रखा हुआ था। हमने लटका के नहीं रखा था, हमने कर दिया था। हमने भोपाल को 2 भाग में बांट दिया था। हम भोपाल में 2 नगरीय निकाय चुनाव बनाए के हिसाब से चुनाव कराना चाहते थे। भोपाल में 2 महापौर बने, हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे और सत्ता लोगों के पास तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम हो पाए, इसका हम प्रयास कर रहे थे। उसको यदि रोका था, उसमें यदि विराम लगाया था, न्यायालय की शरण में जाके भारतीय जनता पार्टी ने करा था, कभी अपने राज्यपाल के पास में जाके जो राजनीतिक गणित खेला था उसके कारण हुआ था। तो ये सब विराम और यदि ऑब्स्ट्रक्शन और रोकथाम जिसने की थी वो भाजपा थी, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस ने निर्णय ले लिए थे और सदन में पारित भी कर दिया। फिर वापस निकाय पर ही हम सवाल करेंगे, पहले आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ, फिर हम चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर चले जा रहे हैं। विकास जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद वापस हम निकाय पर ही सवाल करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि मैं मेरी पार्टी का पक्ष रख चुका। जो प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग चला रहा है और विधि सम्मत रूप से वो चल रही है। गत जो जनसंख्या होती है, जब भी गत समय की रहेगी, उसके अनुरूप निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, वार्डों का परिसीमन आदि रहता है। जी। और वो पिछली बार की तरह ही है। ये प्रोसेस कोई नया नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये तो हमेशा से ही हो रहा है और जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया उसी के हिसाब से हो रहा है। तो इसमें कांग्रेस को गलत क्या दिख रहा है कि गलत कह देने से गलत तो नहीं हो जाएगा सर? कोई तर्क तो देना पड़ेगा। 2011 में जनगणना हुई, अभी 2021 तो आया नहीं है। आप भविष्य का हिसाब लगा के आज उस पर निर्णय ले रहे हैं। तो नए वोटर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मतलब जो अगर 20 में अगर 18 के हो गए, 21 में 18 के होने वाले। पारुल जी क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करें, वोटर को जोड़ना चाहिए। पर क्या जनगणना जो आधार आप लेते हो वो हो गई है क्या? उस जनगणना को मान्य कर लिया है क्या? हर 10 वर्ष में होती है, 2011 में हुई, अब 2021 में जनगणना का रिजल्ट आएगा। आपने तो एक अंदाजा अपने हिसाब से बना लिया कि साहब ऐसा होगा और इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इस हिसाब से इसका आरक्षण कर रहे हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? आपको जो प्रोसेस अपनानी है वो लीगल वे में भविष्य के सवालों का जवाब आपने अपने मन से भर लिया है। जनसंख्या देखिए जनसंख्या के फिगर, मतलब दुर्गेश जी क्या कह रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रहा। भविष्य की जनसंख्या के आपको समझ में आना नहीं आएगा क्योंकि आप लोग कानून को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। एक सेकंड दुर्गेश, एक-एक करके मैं गुजारिश है मेरी आपसे, एक-एक करके। देखिए जो
निर्वाचन संबंधी जो भी कार्यक्रम चलाया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जाता है और उनके अधीनस्थ जिला निर्वाचन अधिकारी उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना रहता है, ना कांग्रेस का रहता है। आपको अगर कोई दिक्कत है, आप निर्वाचन आयोग के सामने आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका निराकरण हो जाएगा। इसमें सरकार का भी कोई रोल नहीं वो तो कह रहे हैं कि वो जाएंगे निर्वाचन आयोग के सामने, ये तमाम तथ्यों को, तर्कों को रखेंगे, लेकिन तो अभी क्यों सवाल वही है कि अभी आप वो जो गलत जिस चीज को बता रहे हैं, जाना चाहिए था अगर कोई दिक्कत थी तो। जिस चीज को वो गलत कह रहे हैं वो गलत है या सही है? दुर्गेश जी और उनकी पार्टी को कौन कौन से शहरों के आरक्षण जो डिक्लेयर किए गए वो ठीक नहीं लगते होंगे, इसलिए सोच रहे होंगे अभी। ठीक है, दुर्गेश जी कहिए। मेरा इनसे पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय हितेश वाजपेयी जी ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि प्रशासनिक व्यक्तियों की कमियां और गलतियों के कारण कई बार राजनीतिक दिक्कतें इनको आ रही हैं, और जो आज दिखाई दे रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है कि हम कानून में प्रशासनिक व्यक्तियों के ऊपर बहुत सारे जो रोक लगाने की बात, तो प्रशासनिक गतिविधियों में आप आने वाले समय में की गणना भी कर रहे हैं क्या? उसी से कनेक्ट कर रहे हैं क्या इसको? इसमें भी कोई तोड़ मरोड़ किया गया होगा, आप इसे ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं? भविष्य का कैसे गणना करके आप आधार बना के कानूनी काम कर सकते हैं? जब आपने अभी 2021 की जनगणना आई नहीं है, उसका जनगणना को घोषित नहीं किया गया है, उसका आंकड़े अभी दिए नहीं गए हैं, सिर्फ आधार बना के आप निर्णय ले लो, ये कौन सा आधार हुआ भाई? कानूनी प्रक्रिया तो नियमानुसार होती है ना। आप जनगणना का आप कहो कि नहीं साहब 2021 की नहीं, हम तो 2020 में जनगणना करेंगे, तो देश का कानून तो आपको उसकी अनुमति नहीं देगा, पर यदि आपने कर लिए तो उसको आप जारी कर दीजिए। कानून का गलत उपयोग करके या फिर उसे ध्यान में नहीं रख के कि क्या तारीख है, किस तारीख को, किस ईयर को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं विकास जी, ये बार बार वहीं पर ही आ रही है बात दुर्गेश शर्मा जी की। पारुल जी तीसरी बार इनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया उन्होंने क्या किया, क्या ये कह रहे हैं कैसे जनगणना का असेसमेंट हो रहा है, क्लियर कर दीजिए। आप निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ये पूरी प्रक्रिया मेरी पार्टी हमको आपकी पार्टी भैया, हमको आपकी पार्टी के जो पीछे से वह काम करके निर्वाचन आयोग का निर्णय बदलने की जो प्रक्रिया है, या जो आप निर्वाचन आयोग से जो प्रक्रिया करवा रहे हैं, हम उन्हीं के समझ तो जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के पीछे बीजेपी काम कर रही है, ऐसा कह रहे हैं क्या आप? 100%। ठीक है, तो आपने आज तक देखा नहीं, हम अध्ययन करके उसका हमारे जो भी उसमें कहना होगा। आप कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं इस बात पे कह रहा हूँ जी। आप कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उसका सदुपयोग करें, जो नियम है उस नियम से काम करें, नियम से हटके काम करने का प्रयास करेंगे तो हम बिल्कुल न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। लेकिन वो बीजेपी कैसे कर सकती है सर? और अगर ऐसा कुछ है तो पर्टिकुलर नेम आप बता दीजिए, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता दीजिए कि वो कर रहा है। पारुल जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना शिकायत करने गए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से हमको कोई लेना देना है। प्रशासनिक व्यवस्था में यदि कोई गलती होगी तो हम प्रशासन के सामने उस बात को रखेंगे, और यही हमने प्रशासन के सामने रखा है, चुनाव आयोग के सामने। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, कैसे? फिर आप दो बातें कर रहे हैं सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी कानून का गलत उपयोग कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए या इस प्रक्रिया को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रही है, इससे लगता है कि इनके द्वारा कुछ ना कुछ उसमें अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कराया गया है, इसलिए उस पर सवाल उठते हैं। ये उस प्रक्रिया के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? यदि हम कानून कार्रवाई पे या हम किसी चीज पे जा रहे हैं तो यदि हमको अधिकार है कि अपना पक्ष रखें। हमने तो जब चुनाव का पिछला प्रोसेस चेंज किया था तो हमने खुला रखा था, जिसको ऑब्जेक्शन है आए, तो भाजपा आई थी ना ऑब्जेक्शन में, हमने तो भाजपा को रोका नहीं ना। हम भाजपा से कहने आप चुनाव आयोग पे सवाल क्यों उठा रहे हो? ठीक है विकास जी, कागज कलम इनकी है, घोड़ा गाड़ी लेके इनको निर्वाचन आयोग तक जाना है, हम कहाँ इनमें बाधा पैदा करने का वजूद रखते हैं जी। विकास जी, धनोपिया जी भी कह रहे हैं कि ये तो सब पहले से तय था, बस हमें सिर्फ दिखाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है पर्ची वाली, दरअसल था पहले से ही डिसाइड सब कुछ, ये भी सवाल किया। मुझे लगता है कि ये तो भ्रम कैसा फैलाते हैं या खुद ही भ्रमित लोग हैं। पारदर्शी प्रक्रिया का तरीका है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मेंशन्ड है, और उस प्रक्रिया के अनुरूप वहां पे आरक्षण हुआ है।
अगर कहीं इनको पर्ची गड़बड़ लगी हो तो इन्हें वहां भी आपत्ति करने का अधिकार था। आज भी उसकी वीडियोग्राफी को लेके, उसकी तो वीडियोग्राफी की जाती है, उसके लेके ये आपत्ति निर्वाचन आयोग में कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई बात है, मैं तो उसका खंडन कर चुका हूँ। अब आपको अगर कोई आपत्ति है तो निर्वाचन आयोग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हम भी कई बार हमें कई चीजों पे आपत्ति होती है, हम जाते हैं ना। लेकिन अब ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति है कि पर्ची हमारा बेकार की थी, पहले से ही सब कुछ तय था। अरे भाई तो लड़ेगा तो, एक मिनट को मैं तो ये कह रहा हूँ पारुल जी, पहले तो इनकी बात का एकदम से खंडन कर रहा हूं मैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अरे कोई भी वर्ग होगा लड़ेगा तो आपकी पार्टी का, हमारी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा ही ना सिंबल के ऊपर, या इंडिपेंडेंट। लेकिन सर वर्गों का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, तभी तो डिवाइड हुई है सारी। मैं देखिए ये तो कन्नी काटने वाला काम कांग्रेस कर रही। मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अगर 16 नगर निगम है तो उसमें निश्चित है कि 50% में महिला कैंडिडेट होंगे, 50 में पुरुष या मतलब महिला दोनों हो सकते हैं, अनारक्षित है, और 50 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो लड़ेंगे तो कैंडिडेट पार्टी के ही ना। इस मामले में इतना फिक्रमंद होना कि पर्ची कौन सी कहाँ की गलत डाल दी गई, कहाँ महिला निकलनी नहीं थी और कहाँ अनारक्षित निकलनी थी और वहाँ महिला निकाल दी गई, इसके लिए परेशान होने का सबब मुझे लगता है, देखिए पार्टी स्तर के ऊपर तो होता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई पर्ची में गलती हुई होगी तो आपने आपत्ति करनी चाहिए थी वहां पे। वहां चलिए विकास जी, अब फाइनल कमेंट दुर्गेश जी का ले लेते हैं। दुर्गेश जी, पारुल जी, जो हमें आपत्तियां हैं उसी तो सवाल भाजपा उठा रही है कि आपत्ति क्यों। भाई हमें कोई आपत्ति है तो हमने सवाल उठाया है, तो आपको बीच में पूछने की जरूरत क्या है जी। यदि कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया हमको कहीं सही नहीं लग रही है और उसमें हम सवाल उठा रहे हैं तो वो हमारा नैतिक अधिकार है, हम उठा रहे हैं, उठाएंगे। आप शांति से देखिए ना कानूनी प्रक्रिया। लेकिन आप डायरेक्ट अगर निर्वाचन आयोग को टारगेट करें तो समझ में आता है, लेकिन आप टारगेट बीजेपी से होते हुए कर रहे हैं ना, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र जो दिखाती है उस पर भी तो सवाल उठते हैं। यदि वो सही चरित्र रखे और ईमानदारी से आप प्रक्रियाओं को निर्वहन होने दें, फिर वही बात आ जाएगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर उस नाम को, उस व्यक्ति को सामने ले आइए जो निर्वाचन आयोग में बैठकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये भी फिर सवाल आ जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी भी जुड़े हुए थे। विकास जी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर विवाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर था। ये भी कि परिसीमन होगा, कुछ वार्ड कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, सीमाएं फिर से देखी जाएंगी। लेकिन अब जो विवाद इस बार सामने आया है वो है आरक्षण को लेकर। यानी एक प्रोसेस होता है, एक चक्र होता है और चक्रानुसार ही तमाम चीज़ें होती हैं, और ये अभी से नहीं पहले से ही हो रहा है। अब ये पूरा प्रक्रिया निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी निर्वाचन आयोग को टारगेट कर रही है, और इसमें साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि वो उनकी प्रक्रिया तो नहीं है। निर्वाचन आयोग में जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये विवाद अब आके इस तरह से खड़ा हो गया है। लेकिन अब तक जैसे वीडी शर्मा जी का भी सुबह बयान आया था छिंदवाड़ा सीट को लेकर, तो उन्होंने ये भी कहा था कि एसटी से अगर प्रॉब्लम है, यानी अनुसूचित जनजाति से अगर प्रॉब्लम है, तो क्या विरोधी हैं ये आदिवासियों के, क्योंकि छिंदवाड़ा तो आदिवासी बाहुल्य सीट है। ऐसे ही तमाम सीटों को लेकर अब आते आते कांग्रेस के बयान ये है कि जहां भी उन्हें गलत लगेगा वहां वो आवाज उठाएंगे। सुबह तक छिंदवाड़ा को लेकर ही बयान आ रहे थे। अब ऐसे में आरक्षण का प्रोसेस तो हो चुका है कंप्लीट निर्वाचन आयोग के सामने, और पूरी वीडियोग्राफी के जरिए पर्ची सिस्टम हुआ है। अब किस तरह से शिकायतें होंगी और उसके बाद क्या कुछ हल निकल कर आता है, कैसी आरक्षण प्रोसेस को या जिस तरह से आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसी हिसाब से चलेगा, या फिर आगे कुछ बदलाव होंगे वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो विवाद है, गर्माहट आरक्षण के मुद्दे पर नगरीय निकाय चुनाव में जो सीटें आरक्षित की गई हैं उसको लेकर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।